एक गांव में धनी राम सेठ रहता था जिसकी दो बीवियां थी। उसकी बड़ी पत्नी के सिर पर बाल बहुत ही कम थे और वो सांवली भी थी। वहीं उसकी छोटी बीवी के सर पर काफी लंबे और घने बाल थे और वो बड़ी वाली से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए छोटी वाली को अपने ऊपर काफी घमंड भी था। नैना, अरे ओ नैना, अरे कब से बुला रहा हूं पर तुम सुनती ही नहीं हो, कहाँ चली गई हो? आपने बुलाया? दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे तुम? अरे मैं तो तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो नैना को आवाज लगा रहा था। मुझे लगा आप मुझे आवाज लगा रहे हैं। तुम्हारे कान आजकल कुछ ज्यादा ही बज रहे हैं, थोड़ा ठीक से सुना करो। अब ये बताओ कि कंचन कहाँ है? छोटी तो अभी बाल बनाने में व्यस्त है। आपको क्या चाहिए आप मुझे बताइए ना, मैं लेकर आती हूँ। अभी कंचन ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से नैना उसके पास आती है। अरे आने में जरा देर क्या हो गई? तू मेरी शिकायत कर रही थी। नहीं नहीं छोटी, मैंने तो नहीं कहा। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं पूरा दिन अपने रूप संवारने में व्यस्त रहती हूँ, ऐसा जताती हो तुम कि सारा घर गृहस्थी का काम तुम ही करती हो। मैंने ऐसा कब कहा छोटी? अरे अब कहने को बचा ही क्या है, तुम्हारी बातों का मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ। अब मुझसे ऐसे ज्यादा जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और जाकर अपना काम करो। हाँ कंचन, जैसा नैना ने बोला जाकर वो करो। ऐसी बात पर तुम्हारा लड़ना मुझे ठीक नहीं लगता। जाओ यहाँ से। इस तरह बोलने पर कंचन वहाँ से चली जाती है। बिल्कुल सही किया नैना तुमने। अरे जाने भी दीजिए, मुझे सब पता है। आप मुझसे नहीं बल्कि उससे ज्यादा प्यार करते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या बात है? अरे कल सुबह मैं व्यापार के लिए जाऊंगा और देश विदेश में व्यापार करके 1 महीने बाद लौटूंगा। इसलिए इसीलिए क्या? देखो, ये कंचन से बिल्कुल भी मत बताना। उस काली कलूटी का चेहरा देखकर व्यापार करने जाऊंगा तो भारी नुकसान हो जाएगा। सही कहा आपने, बहुत सारे निर्लज देखे हैं पर इसके जैसा नहीं देखा। हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? अब यही सुनना बाकी रह गया था। पर फिर भी प्रभु, मेरे पति का ध्यान रखना। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और सेठ व्यापार करने के लिए जाने लगता है। अच्छा चलता हूँ नैना, अपना ध्यान रखना। हाँ मैं अपना ध्यान रखूंगी, लेकिन व्यापार से लौटते समय मेरे लिए बनारसी साड़ी, सोने का सुंदर हार और मोतियों का हार लाना मत भूलिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लेता आऊंगा। अपना ध्यान रखिएगा और सही सलामत लौट आइएगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद सेठ व्यापार के लिए अपने घर से निकल जाता है। वहीं नैना घर के बाहर अपने आप से कहती है, ये कंचन तो मेरे गले की हड्डी बन गई है। ये आज तक कुछ नहीं बोल रही, लेकिन कल को इसकी गलती से बच्चे हो गए तब तो मेरे स्वामी भी बच्चों के मुंह में ये धन संपत्ति इसके नाम कर देंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं इसे बताती हूँ। ऐसा सोचकर नैना घर के अंदर जाती है और कंचन से कहती है, अरे यहाँ बैठकर तुम किसका बुरा सोच रही हो? अरे बहन, मैं क्यों भला किसी का बुरा सोचूंगी? ऐसा सोचना भी पाप है। पाप पुण्य छोड़कर घर के काम जल्दी से खत्म करो। घर पोंछना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब करने के लिए भी तुम्हें कहना पड़ेगा क्या? मैं सब कर देती हूँ, एक एक करके मैं सब कर देती हूँ। करने में ही भलाई है, नहीं तो काम कैसे कराते हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद कंचन एक एक करके सारा काम करने लगती है। अरे ये क्या, तूने मेरा तेल कैसे लिया? ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने बालों के लिए लाई थी। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। वो मैंने ये सोचा कि काश मेरे भी बाल थोड़े से ठीक हो जाते। तू रुक, मैं करती हूँ ठीक तुझे। ऐसा कहकर नैना कंचन को मारने लगती है। कुछ देर मारने के बाद नैना कंचन से कहती है, अरे तू कहीं चली क्यों नहीं जाती? ना तेरा रंग है ना रूप है, ऊपर से इतनी बदसूरत है कि तेरे पति तुझे देखना भी पाप समझते हैं। वो तो मैंने ही मना कर रखा है, नहीं तो वो कह रहे थे कि तुझे इस घर से बेदखल कर देंगे। बेइज्जत होकर जाने से अच्छा है कि तू अपने आप इस घर को छोड़कर चली जा। अगर नहीं जाती है तू तो तेरे साथ ऐसा हर रोज होगा। नहीं, अब बहुत हो गया,
अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। तुम अपनी गृहस्थी खुद संभालो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जा रही हो तो जाओ, मैं तो यही चाहती थी कि निकल जाओ यहाँ से। नहीं, मैं अब इन मनुष्यों की दुनिया में और नहीं रहूंगी। ना मेरे पास रूप है, ना लंबे बाल हैं। कैसे इन लोगों के सामने जाऊंगी? इससे अच्छा है मेरा इस जंगल में रहना। कंचन ऐसा कहते हुए जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई गंदगी पर पड़ती है। अरे नहीं नहीं, इस पेड़ के नीचे कितनी गंदगी है। जाने से पहले मैं इस गंदगी की सफाई कर देती हूँ। ऐसा बोलकर कंचन उस पेड़ के नीचे की गंदगी साफ करने लगती है। आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा स्वभाव देखकर मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए। जाओ, तुम खुश रहो हमेशा। इस तरह उस जादुई पेड़ से आशीर्वाद पाकर कंचन वहां से आगे की ओर जाने लगती है। ऐसे ही काफी घंटों तक चलने के बाद उसे केले का पेड़ दिखाई देता है, जो काफी नीचे की ओर झुका हुआ होता है। अरे अरे, ये केले का पेड़ कैसे बाहर से झुक गया है? कैसे भी करके इसे सीधा मुझे करना ही होगा। पर करूं तो क्या करूं मैं? ऐसा सोचकर कंचन इधर उधर देखने लगती है। तभी उसे एक बड़ा सा लकड़ का टुकड़ा दिखाई देता है। हाँ, इस लकड़ी के टुकड़े से मैं इस पेड़ को सहारा देती हूँ। ऐसा कहकर कंचन उस लकड़ी के टुकड़े को ले जाकर उस केले के पेड़ को सीधा कर देती है और उस लकड़ी को वहीं पर लगा देती है। अरे वाह बेटी वाह, तुम्हारी दया और माया देखकर मैं बहुत खुश हुई। दुख तुमसे दूर हो जाए और तुम खुश हो जाओ। इस तरह कंचन पेड़ से आशीर्वाद पाकर वहां से भी आगे जाने लगती है। वो चलते चलते जंगल के काफी अंदर चली जाती है, जहां उसे एक तपस्वी साधु दिखाई देते हैं। हे ऋषि मुनि, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस स्थान पर आप जैसे साधु के दर्शन प्राप्त हुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। तुम कौन हो पुत्री? इस घने भयानक जंगल में तुम किस काम से आई हो? आप तो अंतर्यामी हो बाबा, आपको तो सब कुछ पता है। अपने दुख की बात है, आपसे मैं कैसे कहूँ? मुझ पर दया कीजिए बाबा। अच्छा ठीक है, फिर जाओ पुत्री। यहाँ पास में सुंदर सरोवर है, वहां बस एक बार डुबकी लगाकर मेरे पास लौट आओ पुत्री। ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर कंचन उस सरोवर की ओर जाने लगती है और उस सरोवर में जाकर एक बार डुबकी लगा आती है। हे प्रभु, मेरे मन को शांति दीजिएगा। ऐसा कहकर कंचन डुबकी लगाती है और उसकी डुबकी लगाते ही उसका रंग किसी अप्सरा की तरह हो जाता है। वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है। अरे अरे, ये क्या चमत्कार है? मैं इतनी सुंदर हो गई, मेरा रूप इतना सुंदर हो गया, मेरे इतने लंबे बाल। ये निश्चित रूप से बाबा का चमत्कार है। अब मैं फिर से लौटकर घर जा सकती हूँ। बाबा, आप महान हो। मैंने तुम्हारी पीड़ा सब अपने दिव्य शक्तियों से देख लिया था। बस पुत्री बस, अब तुम्हारे दुख का अंत हो गया है। ऐसा कहने के बाद वो साधु बाबा अपने जादू से एक धन की टोकरी प्रकट करता है और कंचन को दे देता है। हे साधु बाबा, ये सब मेरे लिए? हाँ पुत्री, ये गहने, ये सोने, ये रत्न, इन्हें तुम निकाल भी लोगी और अगर ये टोकरी खाली भी कर दोगी, लेकिन उसके बाद भी ये टोकरी फिर से भर जाएगी। यही इसकी शक्ति है। पर बाबा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ले लो पुत्री, ये तुम्हारी सरलता और तुम्हारी दयालुता को देखकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार ही समझो और जाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो पुत्री। इस तरह साधु बाबा से आज्ञा लेकर कंचन वहां से घर की ओर जाने लगती है। कहाँ जा रही हो पुत्री? जाने से पहले मेरे ये पीले पत्ते तोड़कर ले जाओ। इसे हिलाते ही हर तरफ के व्यंजन प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह केले के पेड़ के कहने के बाद कंचन एक पत्ता तोड़ लेती है। धन्यवाद केला देवी। ऐसा कहने के बाद कंचन फिर से घर की ओर जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद कंचन को उसी पेड़ की आवाज आती है जो उसे शुरू में मिला था। जाने से पहले एक बार मेरे पास भी आ जाओ बेटी। कैसे हैं आप पेड़ महाशय? मेरे पेड़ पर जो सूखी डाली दिख रही है उसे तुम तोड़ लो
उसे हिलाते ही सिर्फ सूती ही नहीं बल्कि रेशमी, मलमल, हर तरह के कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। इस तरह पेड़ के कहने पर कंचन उस पेड़ की सूखी डाली को तोड़ लेती है और धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर की ओर जाने लगती है। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार कंचन अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसे नैना मिलती है। क्यों छोटी, मुझे नहीं पहचाना तूने? अरे अरे, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? इतना गोरा रंग, इतने लंबे बाल, ये सब कैसे हुआ? नैना के इस तरह पूछने पर कंचन उसे सारी बातें बताती है, जिस पर नैना कहती है, अच्छा तो ये बात है। अब देख तू मेरा कमाल। अब मैं जंगल जाऊंगी और तेरे से भी सुंदर और ज्यादा धन लेकर आऊंगी। पर और भी कुछ बातें थी, वो तो सुनती जाओ। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। ऐसा कहकर नैना जंगल की ओर जाने लगती है। वो जंगल में उस गंदे से पेड़ के पास पहुंच जाती है और उस पेड़ के द्वारा कहने पर भी नैना उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से आगे चली जाती है। वहीं पर वो जादुई केला देवी भी थी। अपने आप को सीधा करने के लिए वो उससे गुजारिश करती है, लेकिन वहां पर भी नैना मुंह बनाते हुए निकल जाती है और जाते जाते वो उन्हीं साधु बाबा के पास जाकर कहती है, हे साधु बाबा, जैसा आपने मेरी बहन को सुंदर बना दिया, आप मुझे उससे भी अधिक सुंदरता प्रदान कीजिए। ऐसा मैं आपसे विनती करती हूँ। ठीक है, यहाँ से आगे जाओगी तो तुम्हें एक ठंडा सरोवर मिलेगा। उस सरोवर में तुम जाकर स्नान कर लो। सिर्फ एक डुबकी ही लगाना, तुम सुंदर हो जाओगी। ठीक है बाबा। ऐसा कहने के बाद नैना उस सरोवर में चली जाती है और एक डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते ही वो सुंदर हो जाती है, लेकिन वो और भी लालच करती है और ज्यादा सुंदर होने के लिए वो फिर से डुबकी लगाती है, जिसके बाद वो पूरी तरह से काली हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ऐसा कहते हुए वो सरोवर से बाहर आती है और वो पूरे जंगल में उन साधु बाबा को ढूंढती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। वो दोबारा उस जादुई पेड़ के पास जाती है, लेकिन नैना को पूरे जंगल में कोई भी जादुई पेड़ नहीं दिखता। जब वो घर पे जाकर देखती है तो उसका पति उसकी बड़ी बहन के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा होता है और वहीं अब नैना की जिंदगी कंचन की पिछली जिंदगी जैसी हो जाती है। तरबूज ले लो, तरबूज, ताजे ताजे तरबूज, लाल लाल तरबूज। तरबूज गर्मियों का सबसे बेहतरीन फल है। तरबूज ले लो, तरबूज। अरे भैया, कैसे दिया आपने तरबूज? बस बहन जी, 15 रुपए किलो ही है। ले लीजिए, ताजा और मीठे रसदार तरबूज हैं, बिल्कुल लाल लाल। अभी अभी खेतों से तोड़कर लाया हूँ। ठीक है भैया, एक काम कीजिए, एक तरबूज मुझे दे दीजिए, लेकिन हाँ, मीठे जरूर होने चाहिए। ये लीजिए पैसे। अरे आप उसकी फिक्र मत कीजिए, ये मेरा वादा है। अरे मेरे तरबूजों की तो बात ही अलग है। इस तरह मोहन अपने तरबूजों की खूब तारीफ करता है और साथ ही लोगों को भी मोहन के तरबूज देखने में काफी अच्छे लग रहे थे, इसलिए उसके तरबूज झट से बिक जाते हैं। अरे भाई, आज तो कमाल ही हुई गवाह। हमने तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी सारे तरबूजे बिक जाएंगी। एक काम करूंगा, कल मैं थोड़ा और ज्यादा तरबूज लेकर आऊंगा ताकि बिक्री ज्यादा हो। अब मैं ऐसा करता हूँ कि घर चला जाता हूँ। आज के लिए तो इतना ही काफी है। इतना कहकर मोहन अपने घर की ओर गाते हुए गुनगुनाते हुए जाने लगता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसे ही मोहन गाते गुनगुनाते अपने घर पहुंच जाता है, जहां उसके दोनों बच्चे पिंकी और चुन्नू उसे देखते ही उससे लिपट जाते हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। वो बच्चों, मुझे माफ कर दो। दरअसल आज के सारे तरबूज बिक गए, एक भी नहीं बचा। मैं एक काम करूंगा, कल मैं ज्यादा तरबूज भी तोड़कर लाऊंगा और तुम्हारे लिए एक तरबूज पहले से ही बचाकर अपने पास रख लूंगा। ठीक है? ठीक है पिताजी, लेकिन पक्का आप कल लेकर आएंगे ना? ठीक है बाबा, मैं पक्का ले आऊंगा। अजी, अब बच्चों से बातें ही करते रहेंगे या फिर हाथ मुंह धोएंगे? वैसे आज आप घर जल्दी आ गए, क्या बात है? अरे भाग्यवान, आज सारे तरबूज बहुत जल्दी बिक गए। कल मुझे और बहुत सारे तरबूज लेकर जाने होंगे।
चलो अब जल्दी करो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, खाना निकाल दो फटाक से। जी आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। इसके बाद मोहन का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और फिर आराम से सो जाता है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ सुबह सवेरे ही मोहन अपने खेत पर चला जाता है। अरे वाह, इस बार तो पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज दिख रहे हैं। इस बार तो तरबूज की फसल काफी अच्छी हुई है। अभी मोहन तरबूज तोड़ते हुए इतना कहा ही था कि तभी वहां पर गांव का लाला आ जाता है और उससे कहता है, अरे क्या बात है मोहन, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे लाला जी आप, राम राम। वो दरअसल मैं खुश इसलिए था क्योंकि मेरा इस बार का तरबूजों का फसल काफी अच्छा हुआ है। बस इसे देखकर बड़ा ही सुकून आ रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें मेरे पैसे भी लौटाने हैं, कहीं भूल मत जाना। नहीं नहीं लाला जी, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि मैं आपके उधार के पैसे लौटाना भूल जाऊं। इस बार तो मैं अपना पूरा कर्ज सूद समेत आपको वापस लौटा दूंगा। आपको इसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मोहन, इसी भरोसे पर तो मैं तुम्हें हर बार कर्ज दे दिया करता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। जी राम राम लाला जी। इसके बाद लाला वहां से चला जाता है। वहीं मोहन अपने खेत से तरबूजों को तोड़कर बाजार में जाने लगता है। अरे तरबूज ले लो, तरबूज लाल लाल मीठे मीठे रस से भरे तरबूज ले लो भैया, ले लो। मेरा तरबूज लाल है, पूरा ठेला लाल है, लाल है, लाल है। अरे मोहन भैया रुकिए, अरे कैसे देवत है आप तरबूज? हाँ अरे जोगी भैया, आज तो 15 रुपए किलो ले लो। भाभी जी और तुम्हारा बच्चा खाकर मस्त हो जाएंगे और तरोताजा भी हो जाएंगे। हाँ हाँ भैया, बस यही खाते हैं हम लोग। मतलब हम भी जो है ना बच्चन के लिए तो ले रहे हैं। तरबूज की जिद करते रहते हैं दिन भर, क्या करें अब। अरे ले जाइए भैया, आज बहुत ही बढ़िया और लाल मीठे तरबूज हैं। कोनो शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इन तरबूजन में। ऐसा कहकर मोहन तरबूज जोगी को दे देता है और पैसे लेकर वहां से आगे बाजार की ओर जाने लगता है। कुछ देर बाद वो बाजार पहुंच जाता है और वहां जोर जोर से तरबूज तरबूज चिल्लाकर बेचने लगता है। कुछ देर में उसके तरबूज बिक जाते हैं और एक तरबूज वो अपने बच्चों के लिए बचाकर अपने घर ले आता है। ऐसे ही मोहन के परिवार की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। रोज की तरह मोहन अपने खेतों पर तरबूज तोड़ने जाता है। आज उसके साथ उसकी पत्नी ममता भी थी। वो दोनों तरबूज तोड़कर बाजार में तरबूजों को बेचने के लिए निकल जाते हैं। आज आसमान में कुछ ज्यादा ही घने बादल थे जो कि गरज रहे थे। वहीं दोनों पति पत्नी बाजार में तरबूज बेचने बैठ जाते हैं। अजी आज हम सुबह से बैठे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे हाँ, आज पता नहीं ये बरसात का मौसम कहाँ से आ गया। मैं तो सोचा था कि इस बार की बिक्री अच्छी हो जाएगी। मैं तो लाला जी का कर्जा भी चुका देता। अब तो आगे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब सब भगवान भरोसे ही है। वो दोनों अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। अरे ये क्या, बहुत तेज बारिश आने वाली है। जल्दी से सारा सामान समेट लो जी। दोनों ने जल्दी से तरबूज की टोकरी उठाई और घर की ओर जाने लगे। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि रास्ते में काल बनकर बैठी मौत उनका इंतजार कर रही थी। बीच रास्ते में पहुंचते ही अचानक मोहन का पैर सड़क पर टूटे हुए बिजली के तार पर पड़ता है और जोर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या हुआ जी? ममता ने जैसे ही मोहन को छुआ उसे जोर की बिजली का झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। उसे समझते देर नहीं लगी कि बिजली का करंट लगने से उसके पति की मौत हो गई है और इस सदमे में ममता भी अपना होश खोकर वहीं पड़ी रही। वहीं दूसरी ओर रात भर पिंकी और चुन्नू अपने माता पिता के इंतजार में अपनी चौखट पर बैठकर रोते रहे। सुबह मोहन की लाश को देखकर ममता सदमे में जा चुकी थी। ममता को घर लाया गया। गांव वालों ने जैसे तैसे करके मोहन का अंतिम संस्कार किया। ममता की आंखों में आंसू की बूंद तक नहीं थी। वो बस गुमसुम बैठी रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उनके चौखट पर लाला आ जाता है। देखो ममता, मोहन ने मेरे से काफी कर्जा लिया था और मैं बखूबी बात जानता हूँ कि तुम वो उधार चुका नहीं पाओगी। इसलिए मैं ये घर अपने नाम करना चाहता हूँ। लाला जी हम कहाँ जाएंगे? मेरी माँ को तो होश भी नहीं है। देखो बेटा, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ मैं। अब तुम जहाँ चाहे जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारी माँ ठीक रहती तो एक पल के लिए सोचता भी, पर अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है।
पिंकी अपने छोटे भाई चुन्नू और ममता के साथ अपने गांव के लोगों से बहुत मदद मांगती है। काकी, अब तो हमारी मदद कीजिए। अब तो मेरे पिताजी को जानती थी ना, प्लीज मेरी सहायता कीजिए काकी। बिटिया, मैं तुम्हारी सहायता तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बहू ऐसा करने नहीं देगी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे भी वो घर से निकाल देगी। इस तरह गांव का हर सदस्य पिंकी से कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी मदद नहीं करता है, जिसके बाद पिंकी अपने परिवार को लेकर धीरे धीरे अपने गांव से काफी आगे निकल जाती है। दरअसल पिंकी अपने पिताजी के खेत पर जा रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पिता का खेत कहाँ है। काफी देर चलने के बाद चुन्नू पिंकी से कहता है, चुन्नू, तू फिक्र मत कर, आगे एक नदी मिलेगी, मैं तुझे वहाँ से पानी पिला दूंगी। और बस हम अपने तरबूज के खेत पर पहुँचने वाले हैं, तू थोड़ा सा सब्र कर। अभी पिंकी ये चुन्नू से कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बूढ़े काका आ जाते हैं। अरे बिटिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। काका के इस तरह कहने पर पिंकी उन्हें सब बातें बताती है, जिसके बाद काका उन्हें उनके खेत पर जाने के लिए रास्ता बता देते हैं और पिंकी अपने परिवार को लेकर वहां जाने लगती है। और कुछ देर में वो सभी तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं। ये लो चुन्नू, हम आ गए। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं? पिंकी इतना कहकर अपनी माँ को रोकने जाती है कि तभी चलते वक्त उसकी माँ का एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर पर चोट आ जाती है। अरे पिंकी बेटा, हम यहाँ कैसे? हम तो अभी ममता ने इतना कहा ही था कि उसे बीती हुई सारी बातें याद आ जाती है और वो ये सारी बातें सोच सोच कर रोने लगती है। वहीं पिंकी ये भी बताती है कि अब उन लोगों के साथ क्या क्या हो चुका है। माँ, हम कहाँ रहेंगे माँ? हमारे पास तो घर भी नहीं है। बेटा, अब तुझे और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तेरी माँ है ना। ऐसा कहकर वो दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और फिर मोहन जी ने अपने जीवन की शुरुआत इसी खेत से की थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इन तरबूजों के अलावा और कुछ है भी नहीं। अभी ममता ने इतना मन ही मन सोचा ही था कि तभी उसे एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो इन तरबूजों से ही तरबूज का घर बना ले। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा पिंकी, चुन्नू, इधर आओ। तुम दोनों मिलकर यहाँ तरबूज लगाओ, हम तरबूज का घर बनाएंगे। ऐसा कहने के बाद दोनों भाई बहन तरबूजों को इकट्ठा करते हैं और ममता इन तरबूजों से धीरे धीरे घर बनाना शुरू करती है। कुछ ही घंटों में ममता एक शानदार तरबूज का घर बनाकर तैयार कर लेती है। तरबूज का घर देखने में काफी शानदार होता है और अब से ममता और उसके दोनों बच्चे उसी तरबूज के घर में काफी शानदार जिंदगी बिताते हैं। वहीं अब इस अनोखे तरबूज के घर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और वहां पर टूरिस्ट भी पैसे देकर उसके घर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस तरह से अब ममता का जीवन अपने बच्चों के साथ चलता रहता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।